डॉक्टर साहब, ये वही ड्राफ्ट है जिसमें मौलाना साहब बिलावल साहब के साथ बैठ के काम करते रहे हैं, ये वही शिकें मंजूर हुई हैं? क्योंकि मौलाना साहब का जो बयान स्टेटमेंट है कि जी वही जो जिस तरह से भी एहतशाम साहब ने भी कोट किया है कि कारे साम के दान तोड़ दिए गए, जहर भी निकाल दिया गया। एक तो इस हवाले से, और दूसरा इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, किस तरह से देख रहे हैं, इससे कुछ चेंजेस आएंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे हम अदालती निज़ाम को लेकर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये तीन बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आपके वक्त के लिहाज से उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। एक तो ये है कि हुकूमत और बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी जो, और ख़ुद भी मौलाना साहब इसके लिए राज़ी थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही थी उसमें सबसे पहला मुद्दा जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। एक अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत थी और उसकी जस्टिफिकेशन खुद ये लोग दे रहे थे, हुकूमत के लोग या पीपल्स पार्टी, कि उसकी वजह ये है कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस है 60,000-62,000 केसेस हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग होगा, चीफ जस्टिस अलग होंगे और वो जजेस अलग होंगे जिसमें एक्सपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस जो हैं वो पेंडेंसी पे काम करेंगे, उनका अपना एक चीफ जस्टिस होगा और ये इसीलिए ज़रूरत है। लेकिन फिर देखा हमने कि जी जो पैकेज अप्रूव हुआ, मुसव्वदा अप्रूव हुआ, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उड़ा दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी पैकेज जो है ये आइनी बेंच को लाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइनी बेंच पेंडेंसी ख़त्म कर देगा? तो वो तो हमें नहीं नज़र आता है, किसी को भी नज़र नहीं आता है। मैंने तो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात की है, एहसन गून को भी लिया मैंने, आशतर साहब को भी लिया। मेरे अपनी भी एज ए तालिब इल्म ये बात है कि देखें 17 जजेस हैं, अगर पूरे जज भी सुप्रीम कोर्ट में हों तो पार्लिमानी वो जो खुसूसी कमेटी है वो इन्हीं में से जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनमें से अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, क्रिमिनल केसेस में या आपके फौजदारी केसेस में, सिविलियन केसेस में, मैरिज के केसेस में, ज़मीन के केसेस में ये पहुंच जाते हैं जजेस और वहाँ जाके कॉन्स्टिट्यूशनल केस डिस्कस करते हैं जिसका नुकसान होता है। ये बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते भी हैं कि जब उनसे हम वहाँ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में तो हमें हंसी आती है, क्योंकि बहुत से जजेस हमें मी लॉर्ड कहना पड़ता है, माई लॉर्ड कहना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है वो उस ओहदे पे बैठे होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो इतना नहीं जानते और उसकी वजह भी है। तो ये था कि जब ये कोर्ट अलग, डॉक्टर साहब माजरत साथ इंटरप्ट करिए आपको, लेकिन क्या ये पेंडेंसी ऑफ केसेस ये इंटेंट थी? क्योंकि ये जब 6 जजेस के खत का एक मामला आता है उसके बाद एकदम से हुकूमत को ख्याल आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत है। बल्कि बता देता हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि इस आइनी बेंच से पाकिस्तान की अवाम का जो पेंडेंसी का केस है वो आपके कोई फ़ायदा उसको नहीं हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप जो है पेंडेंसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आइनी बेंच का फ़ायदा इस तरह है, कल अगर मज़ीद ये कोई अमेंडमेंट लाते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस होगी, लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस आइनी बेंच से जो मौजूदा है, जिसमें से 7 या 5 या 9 जजेस फ़र्ज़ कीजिए अगर लिए जाते हैं आइनी बेंच में, तो बताइए 17 जजेस में से अगर 9 जज या 7 जज निकाल लिए जाएं तो फिर कितने जज बचेंगे? क्या वो उस पेंडेंसी को कवर कर सकेंगे? नहीं। और अभी आपने जजेस की तादाद भी नहीं बढ़ाई, किसी इस अमेंडमेंट में नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है इसका फ़ायदा किसको है, जिसका आप भी इशारा कर रहे हैं। इसका फ़ायदा मुकम्मल तौर पर जो है वो हुकूमत को है। हुकूमत अब बहुत रिलीफ है क्योंकि उसको ये डर था और खौफ है। इससे पहले एक बात बता दूं, और जुमला भी है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जुडिशरी के इख्तियारात को जो है वो 2 क्लब जो था, पार्लियामेंट जो कल 52(8)B के जरिए आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के एक्शन को उन्होंने कम किया था, इस अमेंडमेंट के ज़रिए 26वें अमेंडमेंट के लिए अदालती इख्तियारात को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। जो बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास और चीफ जस्टिस के पास वो तकरीबन ख़त्म कर दिया है और सारा इख्तियारात मूव कर गया है दूसरे क्लब के पास, पार्लियामेंट के पास। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि जब चौधरी इफ्तिखार साहब को अगर आप देखें तो चौधरी इफ्तिखार से लेकर जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आपके उसके बाद आसिफ सईद खोसा, जस्टिस बंदयाल, ज़हीर, ये वो तमाम जजेस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 175(2) के जो आइन ने उनको दिया था उससे तजावुज़ किया और 67 किसी ने 54 सुओ मोटो नोटिस लेकर हुकूमत को न सिर्फ परेशान कर दिया
बल्कि हुकूमतें गिराना शुरू कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल फैसले शुरू कर दिए, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की हुकूमतें जब गिरने लगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होने लगा और पाकिस्तान की मईशत सिस्टम डिटोरिएट हुआ और ये नजर आने लगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब एक जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत जुडिशियल डिक्टेटर के साथ मूव कर रही है। अब काजी फाइज ईसा ने आकर इसको काफी हद तक कवर किया, लेकिन हुकूमत ये देख रही थी कि काजी फाइज ईसा के बाद वही मैटर, वही चीज, वही सेंस, वही सारे लोग वापस आ रहे हैं जो चौधरी इफ्तिखार, बंदेआल, साकिब निसार वाले थे, और ये बातें नजर आ रही थी क्योंकि ऐसे फैसले आ रहे थे और बाहर स्टेटमेंट आ रहा था जिससे अंदाजा था कि हुकूमत को गिराया जाएगा। और अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के जरिए हुकूमत बड़े काम कर रही थी, काफी फाइनेंशियल मैटर्स रिजॉल्व हो रहा था, दुनिया में पाकिस्तान की आइसोलेशन खत्म हुई, शंघाई ताउन तंजीम, तो इस लिहाज से हुकूमत तो अब बहुत आराम के साथ, बहुत सुकून के साथ सोया है, क्योंकि 26वीं तरमीम ने हुकूमत को तो बहुत सपोर्ट कर दिया है, लेकिन अवाम के पेंडेंसी का जो केस है वो आईनी बेंच तो नहीं करेगा जब तक के सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई नहीं जाए। बाकी ये जो भी जिम्मेदार है इस 26वीं तरमीम और ये भी देखना है कि लाइक माइंडेड जजेस की तादाद इस पे, साकिब निसार साहब और इसके साथ साथ आसिफ सईद कोसा साहब। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।